नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या बंगाल में आतंक की फैक्ट्री चल रही है दोस्तों? क्या पेशेवर गुंडे आतंकवादी से भी खतरनाक हथियार रखकर नेता बने फिर रहे दोस्तों? और क्या इन सबको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार शरण देती है दोस्तों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों बंगाल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, वही एनएसजी जिसका उपयोग 26/11 के आतंकवादियों को मार गिराने में किया गया था, वही एनएसजी की आज बंगाल में जरूरत पड़ गई है दोस्तों। क्योंकि संदेश खाली में आतंक की फैक्ट्री का सीबीआई ने पर्दाफाश किया है। 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 पुलिस रिवॉल्वर, 1 देसी पिस्टल, 1 विदेशी पिस्टल, 9mm की 50 बुलेट, 50 कारतूस, आरडीएक्स, बॉम्ब बनाने का सामान, शेख शाहजहां का आईडी कार्ड सीबीआई ने हाफिज सईद के ठिकाने से नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी के टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट के करीबी अबू तालेब के ठिकाने से जब्त किया है। टीएमसी के कुणाल घोष को लगता है कि यह बंगाल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। मैं पूछता हूं दोस्तों, क्या बॉम्ब बारूद बंगाल में पहली बार मिले? नहीं। क्या बंगाल में हिंसा कभी नहीं हुई? पर पहली बार आतंकवादियों के पास जितने आधुनिक हथियार और बॉम्ब मिलते हैं, उतने टीएमसी के शेख शाहजहां जो पहले टीएमसी में थे, उसके करीबी के वहां से मिले दोस्तों। क्या ये घुसपैठियों के साथ मिलकर दोस्तों एक आतंक की अंतरराष्ट्रीय फैक्ट्री, स्मगलिंग की अंतरराष्ट्रीय फैक्ट्री चला रहा था दोस्तों? बात अब हिंसा की नहीं रही, बात अब राष्ट्रीय सुरक्षा की है दोस्तों। बात अब गुंडों की नहीं रही दोस्तों, बात अब आतंकवादी प्रवृत्ति की है दोस्तों। सवाल मेरा यह है, जिस शेख शाहजहां को पार्टी से हटाने में तृणमूल कांग्रेस को 55 दिन लग गए, उस शेख शाहजहां के वहीं से, उसके करीबी के वहीं से जब आतंक का सामान मिल रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस बचाव में क्यों आ रही है? क्या इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों? आतंक की पूरी पिक्चर बाकी है और शेख शाहजहां अभी कई सारे बचे हुए हैं। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ, टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। खाली झूठा बोलते हैं, इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर मैंने कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी, आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? आप क्या सोच रहे थे? ये सब जो आर्म्स एंड एमुनिशन है, इसको इस्तेमाल करके आप सारे बंगाल में टेरर के करेंगे। खाली बंगाल को बदनाम करते हैं, देश को बेचने चाहते हैं। वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है, वहाँ अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही है। ये प्लांट कर रहा है, भेज रहा है, आर्म्स रख रहा है और रिकवरी दिखा के ये वोट के इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। वो काम पुलिस को करना चाहिए था, आज वो काम सीबीआई कर रहा है। ये देश की अंदरूनी सुरक्षा का मामला है। दोस्तों मेरे साथ में 5 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में, देश के नंबर 1 शो में दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन और काफी पॉपुलर नेता है ये। राजीव रंजन जी, नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू के, सीनियर नेशनल सेक्रेटरी, काफी सीनियर लीडर है।
मेरे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जी, काफी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये, और इनके विचार तृणमूल कांग्रेस से मिलते हैं। और मेरे साथ में तौफीक खान जी, ये काफी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कलकत्ता से मेरे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं शुभांकर भट्टाचार्य जी और राजीव रंजन जी के साथ में। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आप आइए। शुभांकर जी, मुझे बताइए कि भैया 3 फॉरेन मेड रिवॉल्वर, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 पुलिस रिवॉल्वर, 1 फॉरेन मेड पिस्टल, 1 कंट्री मेड पिस्टल, 9 mm की 120 बुलेट, 45 कार्ट्रिज, 50 45 कार्ट्रिज, 380.3080 कार्ट्रिज, 50 8 जो है 0.32 कार्ट्रिज, इतनी सारी कारतूस मिल रही है, बम बनाने की चीजें मिल रही हैं, और आप पूछ रहे हैं कि सब प्लांट है। क्या ये पहली बार बंगाल के अंदर हुआ है? आपको तो स्वागत करना चाहिए कि आपके बंगाल को सुरक्षित एनएसजी कर रही है और सीबीआई वहां पे आके पर्दाफाश कर रही है, जो बंगाल की पुलिस नहीं कर पाई। नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि अगर एनएसजी अगर इतना बिल्कुल बढ़ चढ़ के अगर बंगाल को सुरक्षित करने में लगी, तो मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बंगाल में, स्पेशली संदेश खाली में इतना इंटरेस्ट है, और सारी चीज़ें आतंक से जुड़ी हुई चीज़ें सब अब संदेश खाली में सिर्फ मिल रही हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा और आगे बढ़ गए होते तो मणिपुर मिल जाता। वहाँ पे कल 2 सीआरपीएफ जवान की भी वहाँ पे कल मार दिया गया, और उसके ऊपर अभी तक कोई न्यूज़ शायद हो सकता है पढ़ना भूल गए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे चले जाए, शायद इससे ज़्यादा आर्म्स और ये मिल जाएंगे। लेकिन ये आर्म्स वहाँ पे मिले हैं कि नहीं, अभी ये बात वहाँ पे क्लियर नहीं। अगर वहाँ के लोकल पुलिस को, जो कि जनरल प्रोटोकॉल में रहता है कि लोकल पुलिस को भी साथ में लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लिया जाता है, इन प्रोटोकॉल्स को बिना फॉलो करके जब ली गई है, तो अब तो वाकई ये बात अब जांच के दायरे में जानी चाहिए कि कहीं ये वाकई, क्योंकि बिल्कुल लोकसभा के दरमियान में ये बात हो रही है, तो हर आम जनता, बंगाली जनता ये जरूर जानना चाहती है कि अगर हकीकत है तो पुट द कल्प्रिट्स बिहाइंड बार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन अगर ये प्लांटेड है तो देयर हैज टू बी अ रियल, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल निष्पक्ष, जो शब्द आज के दिन में गायब हो चुका है, निष्पक्ष, तो निष्पक्ष तरीके से ये जो चुनाव कराने का जो अभी जो मंजर नजर आ रहा है, ये और कुछ तो हो सकता है। राजीव रंजन जी, इनके लिए मैंने सुना, इनको इनके लिए कुछ निष्पक्ष नहीं है, इनके लिए कलकत्ता में सुना मेरी बात, मैंने सुना आपको, मैं कहता हूँ राजीव रंजन जी, इनके लिए कुछ निष्पक्ष नहीं है। इनके लिए मेरी आज बात, राजीव रंजन जी सुनिए, इनके लिए देश का सबसे पुराना हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट निष्पक्ष नहीं है। इनके लिए अगर कोई भी केंद्रीय एजेंसी कुछ भी गिरफ्तारी करती है, वो निष्पक्ष नहीं है। ये चाहते थे स्थिति वैसी हो जैसे ईडी ऑफिशियल्स के साथ संदेश खाली में हुई थी, जहां पे जब ईडी ऑफिशियल्स ने बोला बंगाल की पुलिस को अपडेट करते हुए कि हम शेख शाहजहां के वहां जा रहे हैं, शेख शाहजहां ने क्या करा था कि अपने सब लोकल गुंडों को साथ में किया, बड़े बड़े पत्थर से ईडी के ऑफिशियल्स को उस वक्त, जो आपको याद होगा, किस तरीके से उनके सर फोड़ दिए गए थे, उनको ऑटो लेना पड़ा था और चले गए थे। तो ये चाह रहे थे कि नहीं, लोकल पुलिस को बनाओ, प्रोटोकॉल फॉलो करो, जिससे कि सीबीआई ऑफिशियल्स के साथ भी वही हो और ये आतंक की फैक्ट्री को छुपा सके। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे हैरानी होती है, अगर ये प्रोटोकॉल का मसला इतना बड़ा है और अपराध इन्हें इतना छोटा दिखता है, तो ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। संदेश खाली आज पूरे बंगाल की बदनामी का प्रतीक बन गया है। संदेश खाली में पहले शाहजहां शेख को लेकर बातें चलती रहीं, आपने गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली, और जब आपने ऐसा किया तब तक काफ़ी वक्त निकल चुका था। पार्टी से उन्हें निकाले जाने में आपको 55 दिन लगे, और अब ये जो ताज़ा मसला है, देखिए, ये एक पर एक लगातार कुछ घटनाएं घटती चली गई हैं। ये एक दिन का मसला नहीं है। अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर हथियारों की बरामदगी होती है और बंगाल की पुलिस अगर पहले करती, तो निसंदेह बंगाल की पुलिस की पीठ थपथपाने का मौका था। लेकिन ये उनकी नाक के नीचे हो रहा है, या उनकी चुप्पी या उनकी मजबूरी, मैं तो कहूँगा ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि ऐसी घटनाओं से पूरी सरकार बेनकाब हुई है। इसके पहले राजभवन से टकराव, आप ईडी के साथ जो घटनाएं घटी वो भी पूरे देश ने देखा, लगातार एनआईए को लेकर के आप सुर्खियों में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बंगाल पुलिस के अधिकारियों को सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ आप उकसाने का काम करते हैं, आप जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ वहाँ लगातार आप हंगामा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें केंद्र और राज्य संबंधों का केवल सवाल नहीं है,
ये ऐसी परिस्थिति है जब आप पूरी तरह से एकदम बेनकाब हो चुके हैं और आपका अपराधियों के शासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और निसंदेह चुनाव का मौका हो सकता है, लेकिन अगर घटनाएं होंगी। राजीव रंजन जी, मैं इस पे आना चाहूंगा और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास आना चाहता हूँ। शुभांकर जी मैं आऊंगा, अभी रिबटल के मौके में देखूंगा, एक बार मैं सबको ले लूं। शुभांकर जी मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और काफी प्रखर वक्ता है, और अनुराग भदौरिया जी के पास आना चाहता हूं। तौसीफ इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। कहा गया सुधांशु जी इस डिबेट में कि प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए था और बंगाल की पुलिस को ट्रस्ट करना चाहिए था। मैं कहता हूं कि बंगाल की पुलिस को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता था जिसने 55 दिन तक शेख शाहजहां को जो गिरफ्तार नहीं कर पाई, जो फरवरी 2019 के अंदर सीबीआई के ऑफिशियल्स को डिटेन कर चुकी थी जब वो शारदा वैली पॉन्जी स्कीम को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और अब ये बात सुधांशु जी, ये सिर्फ अब अपराधियों की नहीं रही, मेरी चिंता ये है ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, क्योंकि वहां जो वेपन्स पकड़े गए हैं वो किसी आतंकवादी या कोई बहुत बड़ा रैकेट चलाने वाले व्यक्ति है उसके वहां से पकड़े गए, उसके करीबी के वहां से पकड़े गए जो एक स्कूल टीचर नाम की नॉर्मल पोस्टिंग में था। सुधांशु त्रिवेदी जी पहले आप, फिर अनुराग भदौरिया। देखिए, जो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, पहली बात तो मैं टेक्निकली कह दूं कि सीबीआई को हमेशा स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर ही रेड करना है, ऐसा प्रोटोकॉल में कोई बाध्यता नहीं है। वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। दूसरा, जब बता के किया था तब भी तो याद करिए, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से तो सीबीआई बताकर पूछताछ करने गई थी, कलकत्ता पुलिस को बता के। तो पुलिस ने तो अवरोध खड़े ही खड़े किए थे। ममता बनर्जी जी जाके धरने पे बैठ गई। भारत के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि सीबीआई की टीम केवल पूछताछ करने आई हो किसी अधिकारी को, तो पूछताछ नहीं होने देंगे इसके लिए वो धरने पे बैठ गई। अब तीसरा मैं प्रोटोकॉल की बात करता हूं। इतने सारे हथियार बरामद हुए तो किस पुलिस की प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? वो पुलिस वहां सो रही थी क्या? और उससे बड़ी बात है जो समाचार पत्रों में आया है, यदि मीडिया में आई खबर सही है, तो एक पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर बरामद हुई। तो सर्विस रिवॉल्वर तो सिर्फ पुलिस की होती है, तो क्या पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल में उस रिवॉल्वर की गुमशुदगी लिखी है? या फिर यह माना जाए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस इस प्रकार के आतंकवादी और आपराधिक तत्वों के साथ किसी प्रकार के अंडरस्टैंडिंग में है? वरना प्रोटोकॉल तो यह कहता, पहले तो वो जवाब दें कि सर्विस रिवॉल्वर कैसे बरामद हुआ, क्योंकि पुलिस के एक एक सर्विस रिवॉल्वर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कहां से, किस फैक्ट्री से बना, किसके पास गया, फिर उसके बाद किसके पास गया। तो कम से कम पुलिस बता दे कि वो सर्विस रिवॉल्वर किसका था। अब इसके बाद कोई कहे कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, मैं पश्चिम बंगाल के पुलिस के कर्मियों और अधिकारियों पे भरोसे की बात नहीं कर रहा हूं। अरे उनका भरोसा इतना तोड़ दिया गया है इस सरकार के द्वारा, क्योंकि ये उससे बड़ी एक खतरनाक बात है। एक दौर में उत्तर प्रदेश, बिहार में बातें आती थी, इलीगल वेपन्स आ रहे हैं, ये हो रहा है। आज बंगाल में वो बातें आ रही हैं। पुलिस को डिमोरलाइज करना केवल अपनी तात्कालिक सत्ता के लिए, ये खतरनाक प्रवृत्ति है भारत के इतिहास में। ये दल जो 10-5 साल से आगे की सत्ता के बारे में सोचते नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये मॉरल क्वेश्चन है कि जो कुछ हो रहा है बंगाल में, ये प्रवृत्ति किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में भी थी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बिहार में राजद के शासनकाल में थी, वो आज तृणमूल के शासनकाल में दिख रही है। और टेक्निकल पॉइंट ये है कि हमारे तृणमूल के प्रवक्ता महोदय बता दें कि सर्विस रिवॉल्वर का ओरिजिन पुलिस ने प्रोटोकॉल में कहां पर ट्रैक करके बताया है। अनुराग भदौरिया जी आएंगे, उसके बाद मैं ले रहा हूं शुभांकर, तौसीफ जी के पास आऊंगा। जो ये रिवॉल्वर की बात है, इसमें 2 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है अनुराग भदौरिया जी। या तो पुलिस को ये पता था, और पुलिस को पता था शायद इसीलिए जब शेख शाहजहां के अरेस्ट की बात आई तो 55 दिन तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि शायद से शेख शाहजहां के साथ में वहां पे जितना इलीगल व्यापार चल रहा था, इलीगल वेपनरी थी, उसमें पुलिस के लोग भी भागीदार थे। इसी चक्कर के अंदर पुलिस ने 55 दिन तक उसको अरेस्ट नहीं किया। और जब आज रेड में एक पुलिस रिवॉल्वर मिली तो इससे तो ये क्लियर नेक्सस आ गया ना अनुराग भदौरिया जी। आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए सेंट्रल एजेंसीज। बिल्कुल, मैं तो पीठ थपथपाऊंगा सुधांशु जी की, कि सुधांशु जी माँ से मणिपुर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मणिपुर में पुलिस किसकी है और सरकार किसकी है? सुधांशु जी जरा जोर लगा के बोलिएगा। सरकार मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की है, और मणिपुर में लगातार जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली, अभी तक रुका नहीं मणिपुर में। जिस तरह का मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह का अन्याय मणिपुर में मणिपुर की जनता के साथ हुआ है, तब क्यों आप हाथ में हाथ रख के बैठे हैं? आप तो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, जरा बोलिए ना, जोर लगाइए। सुविधा अनुसार काम थोड़ी चलेगा। कैसी बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है,
सैनिक की पत्नी के साथ भी हुआ है, थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। तो खैर भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना, उनको तो राजनीतिक मुद्दा है, उनको तो राजनीतिक मुद्दे बनाने हैं। लेकिन मणिपुर के बारे में नहीं बोलेंगे। बोलिएगा जरूर सुधांशु जी, भागिएगा नहीं, चूंकि आप भाग जाएंगे फिर आप 1970 की बात करेंगे, 1947 में भी चले जाएंगे, 1980 में जाएंगे, लेकिन 2014 के बाद में आपको सांप सूंघ जाता है उसके बारे में, तो उसके बाद की बात करना ही नहीं चाहते। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है, फिर उत्तर प्रदेश में बीएचयू की घटना कैसे हो जाती है, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे, जरूर डालिएगा। दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पुलिस भी आपकी है, लेकिन बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है तो आप चुप्पी साथ जाते हैं। किसका नाम आया था बताइएगा जरूर, किसका नाम आया था, ये भागिएगा नहीं। सुधांशु जी आएंगे, नाम आया था उसके बारे में आपने क्या क्या किया अभी तक, क्या कार्रवाई की आपने, सुधांशु जी क्विक रिबटल, सुधांशु जी जरा बता दीजिएगा जिनका नाम आया था। बंगाल पे जवाब न देकर इन्होंने सब पे जवाब दिया, तो मैं बिल्कुल क्विक रिबटल कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि भागिएगा नहीं, तो मैं मणिपुर पे कहना चाहता हूं कि मणिपुर की राज्य सरकार के खिलाफ एक नोटिस दिखाइए और तब भागिएगा नहीं अनुराग भदौरिया। ये दिल्ली में आकर मणिपुर के बारे में राजनीति की रोटियां सेकना, एक विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव दिखाइए, विपक्ष का नोटिस दिखाइए, विपक्ष का फिर देखिए चिल्लाने लगे, अब चिल्लाने लगे, अब कोई विकल्प नहीं, चिल्लाना शुरू कर दिया। देखिए अनुराग जी अब आ गए अपनी हैसियत पे, चिल्लाना शुरू कर दिया। देख रही है और आप कह रहे अनुराग जी, अरे महिलाओं के साथ अन्याय, अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी, अनुराग जी, अरे अनुराग बोल चुके ना, वही रिपीट करने लगे। नोटिस दिखाओ, पहले बंगाल में जवाब नहीं है, जब मणिपुर में जवाब दे रहा हूं तो वही फ्रंटियर मेल चालू हो गई आपकी। मैंने जितनी बार आज अनुराग जी एक सेकंड सरकार के खिलाफ एक सेकंड में हुआ मणिपुर में, अनुराग जी आप वहाँ पे मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ कोई भूला है क्या? अनुराग जी आप सुनिए, शर्म भी नहीं आ रही आपको बोलते हुए, कैसे आपका दिल पत्थर का हो गया क्या बीजेपी में आने के बाद? कितना पत्थर इंसान हो गए आप, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, आप कह रहे हैं नोटिस दिखाओ। अनुराग जी, भाई प्रभु, अनुराग जी मेरी बात तो सुनिए, आपको आपका दिल पत्थर का हो अब आपने सुनिए, आपने मैंने 8 बार अनुराग जी बोला, इतनी बार मैंने अपने प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिया होगा, जितनी बार मैंने आपका नाम ले लिया। आपने 4 सवाल पूछे, दिल इंसान है तो क्या बोले? अब उनसे 30 सेकंड से उनसे एक बार सवाल का जवाब लेने दीजिए। आपने उनसे 8 सवाल पूछे मणिपुर के ऊपर। सुधांशु त्रिवेदी जी आ रहे हैं, उसके बाद मैं तौसीफ जी, शुभांकर जी और राजीव जी के पास आ रहा हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं। मणिपुर पे हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ कार्य किया है, पर जिन्होंने मणिपुर पे लेकर दिल्ली में हल्ला मचाया, मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई बयान मणिपुर में क्यों नहीं दिया? इंफाल में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया? मणिपुर विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। आपको मणिपुर के लिए आपका दिल पत्थर का है, पत्थर का नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भागना नहीं। मुझे दिखा के जाना कि इंफाल में कब प्रदर्शन किया, मणिपुर विधानसभा में कब नोटिस दिया। क्या चिल्लाना शुरू कर देता है आदमी? मैं आना चाहता हूं, कोई डिस्टर्बेंस बार-बार करना है। नहीं अनुराग जी ये तरीका सही नहीं है। अनुराग जी ये तरीका सही नहीं है। अनुराग जी ये तरीका सही नहीं है। रुकिए, आपने 8 बार क्वेश्चन पूछा, मैं चाहता हूं एक शालीन बहस हो। मेरी बात सुनिए, ये शालीन बहस हो, और मैं कहना चाहता हूं जब भी मैं मुद्दे की बात करता हूं, आप सब मुद्दे के अलावा हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब तौसीफ जी आपको लेना चाहता हूं मैं, और सुधांशु जी मैं बंगाल पे वापस आना चाहता हूं, क्योंकि ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। एक लाइन बस कह दूं जी, बोलिए, एक लाइन कह दूं प्रदीप जी। जी बोलिए, एक लाइन कह दूं, एक लाइन कहिए। ये अनुराग जी ने बंगाल पे इसलिए जवाब नहीं दिया कि कट्टे और अवैध असलहों के तो ये लोग खुद हिमायती रहे। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा इलीगल वेपन्स रहते थे, इसलिए इलीगल वेपन बारों के लिए इनकी सार्वभौमिक समझी जा सकती है। चाहते आप महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए आप भागना चाहते उधर उधर। आपको पता है हम महंगाई में भाग गया। ए भाई महंगाई किधर बताओ? ए टमाटर कहाँ गया तुम्हारा जो टमाटर दिखाते थे? ए भदौरिया जी टमाटर बताओ कहाँ चला गया भाई? महंगाई किधर बताइए? दाल 180 रुपए बिक रही है, जाके आदमी से पूछो, महंगाई दर नहीं बतानी पड़ती उसको, वो दुकान में जाता है। अनुराग जी नहीं आना चलेगा, 70 रुपए। अनुराग जी मेरी बात सुनिए, 28,000 से 85,000 तोला हो गया है, उसको महंगाई दर नहीं बोला जाता है। की डिबेट होगी, मेरी बात मेरे को नहीं समझ में आती। जब मैं महंगाई का सवाल पूछता हूँ, बेरोजगारी पे चले जाते हैं, आर्थिक मैं ग्रोथ रेट बताता हूँ तो तीसरे पे चले जाते हैं। बंगाल पे स्टिक रहूंगा मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ डिबेट पे। ये आर्ट ऑफ डिविएशन को मत यूज करिए, स्टिक करिए।
तौसीफ के पास आना चाहता हूं, तौसीफ और राजीव रंजन जी, फिर सुधांशु जी और शुभांकर जी के पास आ रहा हूं, तौसीफ जी के पास आना चाहता हूं। मेरा सीधा सवाल का जवाब दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। जब वहां पे इतनी सारी रिवॉल्वर थी तो बंगाल की पुलिस इतने समय से, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने एक झटके में चीज आ गई, इतने सारे जब वेपन्स थे वहां पे, बंगाल की पुलिस इतने समय से सो रही थी क्या? बंगाल की पुलिस की रिवॉल्वर वहां पे कैसे आई? और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि बंगाल की पुलिस की रिवॉल्वर वहां इसीलिए आई क्योंकि बंगाल की पुलिस ने अभी तक शेख शाहजहां पे एक्शन ही नहीं लिया था। तो बंगाल की पुलिस को पता था कि शेख शाहजहां पे अगर एक्शन लेंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर हो जाएगा, इसीलिए इतना बड़ा जो इलीगल गिरोह चल रहा था उसको चलने दो। पर इस चक्कर में तौसीफ जी आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया। तौसीफ जी और राजीव रंजन जी, सुधांशु जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। तौसीफ। राष्ट्रीय सुरक्षा का कॉम्प्रोमाइज मणिपुर में हुआ क्योंकि वहाँ पे सीआरपीएफ के 2 जवान मारे गए। वो कौन से हथियार यूज़ किए गए, वो हथियार कहाँ से आए, इसका क्या जवाब देंगे बीजेपी वाले? क्योंकि त्रिपुरा में, क्योंकि मणिपुर में जो है बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे खामोश रह लिया जाए। वहाँ पे जो 2 जवान मारे गए सीआरपीएफ के, उनके मौत की कोई कीमत नहीं है, उनके बलिदान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई सीबीआई जांच नहीं होगी, वहाँ पे कोई एनआईए जांच नहीं होगी कि वो हथियार कहाँ से आए जिन्होंने सीआरपीएफ के जवान को मार डाला। ये इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। अभी बंगाल में संदेश खाली में जो ये रिकवरी हुई है उस पर तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज सीबीआई या बीजेपी ये साबित नहीं कर पाएगी कि वो जो हथियार आज जो रिकवरी दिखाई जा रही है वो खुद ले करके नहीं गए। ये घर जहाँ पे कोई नहीं रहता था, घर जो बंद था, उस घर में जा करके वहाँ से ये रिकवरी दिखा रहे हैं, जबकि वो उन्हें रूल ये था कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते, बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए वहाँ पे पहुँच करके ये कह रहे हमने भाई रिकवरी कर दिया। ये साजिश करना, जा करके मस्जिद में सुअर का गोश्त फेंक दो और लड़ाई करवा दो, इस तरह की साजिश जो है आरएसएस बीजेपी एक जमाने से करती आई है। तो ये कौन सा बड़ा बात है? आज जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर का जो बयान आया है कि आप ये साबित कैसे करोगे कि ये हथियार आप नहीं लेकर के गए? आप ये कैसे साबित करोगे? अगर आपके साथ में बंगाल पुलिस जो कि अभी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रही है, आज तो आप उसको लेकर के नहीं गए और आकर के यहाँ पे घड़ियाली आसूदा जाएंगे क्योंकि आप चाहते कि बंगाल पे बात हो, आप चाहते बंगाल पे बात हो, लेकिन आपके ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है इस बात का कि वो जो हथियार जो वो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तौफीक खान जो भी बोल रहे हो, इसके पहले अनुराग भदौरिया जी ने भी बहुत सारी बातें कही। आज बहस का मुद्दा क्या है? आज हथियार बरामद कहाँ के हुए हैं? बंगाल के। आपकी बहस आज बंगाल में संदेश खाली में हथियारों, आग्नेयास्त्रों की बरामदगी के सवाल। इस सवाल का सीधा जवाब ये क्यों नहीं हो सकता है कि अगर बंगाल की सरकार के अपराधियों के साथ साझेदारी है तो निसंदेह इस पर देश को सवाल खड़े करने का अधिकार है। आप और बड़े पक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसी भी राज्य में अगर कानून व्यवस्था का सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी जी और शुभांकर जी के पास आऊंगा। तौसीफ जी को एक बार फैक्ट चेक कर दूं मैं। 17 केसेस जो है मणिपुर के अंदर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई चीफ प्रवीण सूद ऑलरेडी जो है गुवाहाटी के अंदर इन्वेस्टिगेशंस करने और इस चीज को स्टॉप करने पर्सनली जा चुके हैं। अब आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश मत करिए, पर मेरा सवाल बड़ा कठिन है। कठिन नहीं, बड़ा सिंपल है। सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि कैसे प्रूव किया जाएगा। अभी कुछ समय पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जी ने कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट की जो जजेस की सैलरी है वो बंगाल की सरकार से आती है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है एक के बाद एक जजमेंट्स दिए थे, जिन जजमेंट्स को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट की ओपिनियन के साथ में स्टैंड किए गए थे। अब ये अगर कह रहे हैं संदेश खाली में भैया प्लांटिंग है, तो मुझे बताइए एग्रा के अंदर जब इलीगल बॉम्ब फैक्ट्री पकड़ी गई थी, क्या वो भी प्लांट है? नहीं। अगर वो भी प्लांट है तो मुर्शिदाबाद के अंदर जब एक बच्चे ने फुटबॉल समझ के एक बम को पकड़ा था, वो बच्चे की मौत हो गई थी। उस बच्चे का नाम था मुकलेसुर रहमान, और ऐसे मैं तमाम लिस्ट निकाल दूंगा। तो आज जब इलीगल बॉम्ब की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है तो इन लोग को दिक्कत क्यों हो रही है? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मुझे लगता है कि डिबेट को डिरेल करने के लिए, जिसे कहते हैं बचकाने और एब्सर्ड तर्क देने का के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। ये बताइए, पश्चिम बंगाल के चुनावों में अनेक जगहों पे कंट्री मेड बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई, ये वो कहां से आ रहे? वो सीबीआई दे रही थी क्या? तो हद होती है किसी भी चीज के बारे में बात करने की। और मैंने जो टेक्निकल बात कही तौफीक खान साहब, ये अगर सर्विस रिवॉल्वर बंगाल पुलिस की है, वो कहां से आ गई?
और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं मैं इस पॉइंट पे क्यों जोर दे रहा हूं। यह अपराधियों का एक बड़ा सोचा समझा वो होता है, यदि अपराधियों और पुलिस में नेक्सस हो तो क्या होता है कि पुलिस की रिवॉल्वर का बोर अलग होता है और जो नॉर्मल रिवॉल्वर्स आपको अवेलेबल होती है मार्केट में उसका बोर अलग होता है, लाइसेंसी जो अवेलेबल होती है, और इलीगल का अलग। किसी की हत्या होगी तो पोस्टमार्टम से साबित हो जाता है कि ये किस रिवॉल्वर से हत्या हुई है। अगर पुलिस की रिवॉल्वर से हत्या कर दो तो पुलिस अपने आप केस को अपने आप संभालेगी। इसलिए अपराधी के हाथ में पुलिस की रिवॉल्वर होना महत्वपूर्ण है। और तौफीक खान साहब, ये तो पुलिस बताएगी कि उसकी रिवॉल्वर कहां से आई, उसकी पूरी इन्वेंटरी पुलिस के पास होती है। क्या आप साहब ऐसे सोचेंगे मैं बचकानी बात करके निकल जाऊंगा कि सीबीआई के ऊपर? हाँ, ये मैं बता रहा हूं, जो मणिपुर में वेपन्स लूटे गए थे, एक एक वेपन का रिकॉर्ड होता है। या तो बंगाल पुलिस कहे कि उनकी रिवॉल्वर कभी लूटी गई थी उसके एफआईआर, जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो वेपन लिए गए उनके रिकॉर्ड होता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भाई, और ये जो बाकी बम फटते थे ये चुनावों के दौरान, वो कहां से आते थे? प्रोटोकॉल ना रहे तो चोर और मैं आज नहीं कह क्या रहा हूं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने, अरे सुनिए भाई, अरे प्रोटोकॉल की क्या बात, ये वो सरकार कर रही है जिसकी मुख्यमंत्री ने रैली से बोला था, रैली के मंच से प्रधानमंत्री का फोन आया, मैंने फोन नहीं लिया। अरे सुनिए भाई, मेरे भाई पूरी बात सुनिए। ऐसी क्या चोरी ममता बनर्जी चुनावी रैली के मंच से ये बोल चुकी है कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने फोन को रिप्लाई नहीं किया। प्रोटोकॉल का इससे बड़ा उल्लंघन क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री के दौरे पर कभी भी मुख्यमंत्री रिसीव करने को नहीं आती है। ये प्रोटोकॉल की बात कर रही है। राज्यपाल के बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां करने वाले लोग आज प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? अपराधियों को बचाने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा प्रोटोकॉल याद नहीं आता। मैं कह रहा हूं राज्यपाल के लिए प्रोटोकॉल याद नहीं आता। मैं कह रहा हूं ये बड़ा अपराधियों के लिए प्रोटोकॉल याद आ रहा है। शुभांकर जी देखिए, आप मेरी डिबेट में ना जब तक तथ्यों के ऊपर बात नहीं करेंगे हमेशा वीक ही परफॉर्म करेंगे। मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूं क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं। सुनिए, अगर मैं आपके आर्ग्यूमेंट को मान लूं कि भाई ये चीज प्लांटेड है, मैं तब मानता अगर ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होता। भैया आईडी डिवाइसेस जो है वो बंकरों से पकड़े जा रहे हैं बंगाल के अंदर, आरडीएक्स बंकरों से पकड़ी जा रही है बंगाल के अंदर, और आप बात कर रहे पहली स्थिति है ये बीरभूम के अंदर लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। मैं आपको 25 से ज्यादा इंसिडेंट बता दूं क्रूड बॉम्ब के। सुनिए, एक और बताना चाहता हूं आपको। अभी जुलाई 3, 2023 को एक व्यक्ति की मौत हो गई बंगाल के अंदर जब एक क्रूड बॉम्ब पाया गया बीरभूम के इलाके में। 24 दिसंबर 2022, 18 नवंबर 2022, 22 फरवरी 2022, 18 मार्च 2021। तो जिस प्रदेश के अंदर जब बंगाल की पुलिस एक कंट्री मेड बॉम्ब को नहीं पकड़ पाई, आप प्रोटोकॉल का बहाना देकर चाहते हैं इलीगल फैक्ट्री चलती रहे? शुभांकर जी, वो फायर क्रैकर फैक्ट्री है वो। अरे भैया फायर क्रैकर की बात कर रहा हूं मैं। शुभांकर भट्टाचार्य, पुलिस की रिवॉल्वर कैसे? पुलिस की रिवॉल्वर कैसे? शुभांकर भट्टाचार्य, पुलिस की रिवॉल्वर कैसे? शुभांकर, एक मिनट अगर मुझे बोलने दे। अगर शुभांकर जी और मैं 1 सेकंड के लिए आना, अरे एक नहीं 1 मिनट के लिए आइए। मैं एक चीज, मैं सिर्फ 1 मिनट बोलिए। प्रदीप जी, मैं एक बार आपसे फिर से एक बार जानना चाहूंगा, वो जो हथियारों जो आपने लिस्ट बताया वो बंगाल का, क्या आप फिर से एक बार बता सकेंगे? एक बार जो हथियारों की लिस्ट जो वो बंगाल से भी पकड़ा गया है, आपको नहीं पता? वो थोड़ा मिस कर गया था, वो पूरा अगर आप हमें बता सके। मतलब आपको नहीं पता? आप बंगाल के अभी आपने जो लिस्ट शुरू में पढ़ा था, मेरे पास ऐसा लिस्ट आया नहीं था, तो प्लीज उसमें मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो लिस्ट एक बार आप फिर से पढ़ दें जैसे आपने शुरू में पढ़ा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं एक गोल्डन वचन वापस से रिपीट नहीं करता, मैं आपसे ये जानना प्रदीप जी, मैं तो सिर्फ आपको वो लिस्ट को दोबारा पढ़ने को कहा। आपने शुरुआत में ऑलरेडी इतनी खूबसूरती से उसको पढ़ा, मैंने वो सिर्फ चाय की दुकान पे जो मेनू जैसे पढ़ा जाता है उस तरीके से आपने पूरा सुना दिया था। लेकिन उसमें से मणिपुर में इतने दिनों से चल रहा है, इतने दिनों से मारकाट चल रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग पलायन कर रहे हैं, मुलाजिम के करीबी के पास से नहीं मिला, सरकार के मुलाजिम के करीबी के पास से नहीं मिला, कम्युनिटी का नाम नहीं लिया जो पलायन कर गए, सरकार के करीबी के पास से नहीं मिला, एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। और मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको निष्पक्षता की बात बता रहा हूं। निष्पक्षता किसे कहते हैं? हाँ। निष्पक्षता कहते हैं जब प्रदीप जी अनुराग या तौफीक या शुभांकर से बात करते समय कटाक्ष के साथ सवाल पूछे और लाइन थमाए किसको? सुधांशु द्विवेदी जी को। उनको अरे तो बंगाल में चला रहे आप, जिनको पूरा
पूरा आप जो परोस के थाली में परोस के जो सजा के देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं निष्पक्ष डिबेट हो रहा है। यही निष्पक्षता पूरे देश में फैला हुआ है। नहीं बिल्कुल, मैं आपको निष्पक्षता दिख ही नहीं सकता। चश्मा तो उतारो दादा, आपको काला चश्मा तो उतारो। नहीं, रुकिए सुधांशु जी जवाब देंगे पॉलिटिकल क्वेश्चन का। मेरे से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हूं मैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी और आपके बंगाल में जो मेरे दिल के इतने करीब है, जहां का मैं जमाई उस जगह पे जब पड़े जाएंगे कंट्रीनेट बॉम्ब और पिस्टल, तो मैं कैसे निष्पक्ष रहूंगा? कैसे निष्पक्ष रहूंगा मैं जब बंगाल की मुख्यमंत्री जो है जिनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं पकड़ पाई? आप चाहते हैं गलत को गलत नहीं बोलूं मैं, आप चाहते हैं गलत को गलत नहीं बोलूं, मेरे से नहीं होगा भैया, मैं नहीं होता मलाई वाले व्यक्ति में से नहीं। अब आप डिबेट जो है ना वो हार रहे हैं, तो इसलिए जाके आप पर्सनल हो रहे हैं। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, आप जब एक ओल्ड स्ट्रैटेजी, जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते तो हम पर्सनल हो जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं मणिपुर के ऊपर। सुधांशु त्रिवेदी जी देखिए, सारे दर्शक जो आपकी डिबेट देख रहे होंगे तो उनको साफ समझ में आ रहा होगा कि जब मुद्दा कमजोर हो तो प्रोटोकॉल से लेके प्लांटिंग तक और मणिपुर से लेके महंगाई तक सारे विषय के ऊपर भागना है, मगर पता है कि जो सामने दिख रहा है उसका जवाब नहीं देना। अब मैं सारी बातों का जवाब अब फिर आखिर में कुछ ना है तो बीच में बोल के म्यूट कर कम करिए बात। नहीं देखिए आवाज कम नहीं, देखिए शुभांकर जी आपने जब बोला उनने सुना, आप उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। शुभांकर जी, यू आर द फर्स्ट वर्ड इन द डिबेट। सुधांशु जी उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं, राजीव जी के पास। अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं दोनों की बातों का। मणिपुर के बारे में कोई दर्शक जाके चेक कर ले, ये मणिपुर को लेकर इन्होंने संसद नहीं चलने दी कि नियम 267 के तहत, यानी उसका अर्थ होता है कि सदन की सारी कार्रवाई रोककर बहस की जाए, जबकि बहस की परमिशन दी जा चुकी थी नियम 182 के तहत। ना, मुझे पर्टिकुलर नियम के तहत चाहिए। चलिए, उस नियम के तहत जब मांगने की बात थी तो ठीक है, आप सारी कार्रवाई रोकते, मगर जैसे ही दिल्ली का बिल आया, दिल्ली एनसीटी का बिल आया, तो इन्होंने कहा अब कार्रवाई चलने देंगे। मतलब मणिपुर की राजनीति साफ हो गई कि आपको मणिपुर से मतलब नहीं था। जैसे ही आम आदमी पार्टी की राजनीति की बात आई तो आप खट से तैयार हो गए। चलो कोई बात नहीं। अब नियम 267 के तहत अगर बहस होती है तो संबंधित मंत्री जवाब देता है, यानी गृह मंत्री। ना, मुझे डिबेट नियम 267 के तहत चाहिए और जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए। अच्छा चलिए साहब, अब अविश्वास प्रस्ताव आया तो जवाब प्रधानमंत्री देंगे। सारे दर्शकों से कहता हूं जाके वो पार्लियामेंट की डिबेट देख लीजिए। सारे विपक्ष ने मिला के मणिपुर पे आए हुए अविश्वास प्रस्ताव पे 5% नहीं बोला, मणिपुर पे 95% इधर उधर की बातें की, और जब प्रधानमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए सारा विपक्ष वॉकआउट कर गया। अब एकदम दूध का दूध पानी का पानी है कि कौन भागता है, कौन मणिपुर के ऊपर राजनीति करता है। दिल्ली में आके संसद के नियम से लेके, मंत्री के जवाब से लेके, प्रधानमंत्री के जवाब पर भागने से लेके, और केवल 5% मणिपुर पर बोलने से लेके, और मणिपुर में एक भी अविश्वास प्रस्ताव या सरकार के खिलाफ नोटिस या धरना प्रदर्शन न करने से लेके। अब मैं भदौरिया जी की बात का जवाब देता हूं। भाई भदौरिया जी, आप कहते हैं, सुनिए, ये महंगाई बहुत बोल रहे थे, तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करो। ये कहे कि 66 रुपए 70 रुपए का दूध हो गया है, तो मैं बताना चाहता हूं जब 2004 से 2024 के बीच में, सुनो भाई, 2004 से 14 के बीच में दूध आया 18 रुपए से 40 रुपए, और अब आया 40 से 69। उस जमाने बढ़ा 120%, अब बढ़ा 69%। और सुनो भाई, पेट्रोल था 33 रुपए उस समय, जाके 2004 में 2014 में हुआ 66 रुपए, यानी डबल हुआ। और इस समय कितना है? 97 रुपए, यानी 1.5 गुना हुआ। अरे सुनो भाई, भागो नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, क्या हो गया? आप केवल डिबेट में डिस्टर्ब मत करना। अरे जब आप सुनो भाई, एलपीजी का सिलेंडर था 238 रुपए 2004 में, 2014 में 1241 रुपए, आज 1087 रुपए। जवाब दो भाई, अदालत में भागा। मेरा एक से अनुराग जी से बेसिक क्वेश्चन, डॉलर का जवाब दे दे, डॉलर का जवाब दे। नहीं, केवल रायता फैलाना डिबेट में, नाटक नहीं चलेगा। पॉइंट पे कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, तब बात करनी नहीं है। अनुराग जी और राजीव जी, ना अनुराग जी देखो, मैं स्पेशल डिबेट कर दूंगा महंगाई बेरोजगारी और हर दर के ऊपर, पर मैं आपसे पूछूंगा। अरे आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। जवाब देके भागो। ए भदौरिया जी, भागना नहीं। दूध का जवाब दो, पेट्रोल का जवाब दो, डीजल का जवाब दो, एलपीजी का जवाब दो। 2004 से 14 और 14 से 24 मुकरेंगे नहीं, वादा आप वादा किया पूरा बताऊंगा। सुनिए,
सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का नाटक। अरे अभी बताओ ना, इधर उधर की क्या जरूरत है? अभी दे आगे भड़बड़ा बोलने से नहीं होता, अभी बताइए, 2014 जवाब दीजिए ना। अभी आए थे तब तो, अरे सुन तो लीजिए, आप हल्ला क्या मचा रहे? 2017 में जब आए तो आप क्या कहते थे? 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, क्या कह रहे थे? बहुत ही महंगाई की मार, आपकी बार बीजेपी सरकार। तो महंगाई थी ना, इसीलिए जनता ने आपको चुना ना। तो आप तो 35 रुपए 70 रुपए यहाँ दूध लेके चले गए, तो महंगाई तो आपने बढ़ा दी ना। महंगाई थी? दाल कितने रुपए? 60 महंगाई की दर उस समय कितनी थी बताइए? चले गए और आज कमाल की बात कर रहे हैं आप। डीजल पेट्रोल कितना था तब? 65 रुपए थे। आज आपने 100 पार कर दिया और आप कह रहे हो नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ। क्या ये डांस करने से काम थोड़ी चलेगा या ताली बजाने? अरे भैया 69 रुपए था 97। उस जमाने में 2004 में 32 रुपए था, उससे 66 हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? सरासर झूठ बोलता चला जाता है। लोगों की परेशानियों को देखिए, महंगाई की मार से लोगों की कमर टूट गई है। और आप मणिपुर में कह रहे हैं हमें मणिपुर में चर्चा। अरे आप ही चाहते हो विपक्ष धरना करेगा तब महिलाओं को सम्मान के लिए आप जाओगे? अरे भाई दिल्ली में हल्ला मचाया, इम्फाल में क्यों नहीं कुछ किया? नहीं, उनके बचाव के लिए तब जाओगे जब पहलवान महिलाओं चला गया, हथरस की बेटी के साथ अन्याय होगा तब आप जाओगे जब भाई गजब है। वाह प्रभु, वाह भाई वाह। विपक्ष धरना नहीं करेगा तो आप चाहते हो अत्याचार होता है तो होता रहे, यही आपका बोलने का संदेश खाली पे जवाब नहीं है। पहलवान महिलाओं में भाग गया। अच्छा ये बताइए, सुनिए सुनिए, बीच मत बोलिए। ये बताइए कितने हथियार बरामद? अरे संदेश खाली की महिलाओं में जवाब दो ना। ये बताइए मणिपुर में कितना हथियार चोरी हुआ था? जल्दी बताइए कितने हथियार चोरी होते मनीपुर में? कौन कौन हथियार चोरी होते बताइए, आपके पास रिकॉर्ड है? डिबेट को डिरेल करने की पूरी कोशिश, और इसीलिए मैं होम मिनिस्ट्री के पास होता है, पॉलिटिकल डिबेट तो ये लो भैया। सुधांशु जी, मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है। नहीं नहीं, अरे भैया बताइए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, प्लीज सुनिए। मैं अनुराग जी और सुधांशु जी, मैं तथ्य के साथ में आया हूं। राजीव जी आएंगे, तौसीफ जी आएंगे, पर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, वर्ष 2012 के अंदर, अगस्त के अंदर जो महंगाई दर था वो 10% तक था। 2013 के अंदर 11% तक पहुंच गया था। और अभी जो मैं अगर एनएसएसओ का डेटा देखूं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का, वो 5% पे है। प्रदीप जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल वही एजेंसी कह रही है। अब छोड़ दो महंगाई, अब मैं आना चाहता हूँ तौसीफ जी के पास। बैटिंग मत कीजिए। तो अरे इसमें महंगाई पे मैं तथ्य कोट कर रहा हूँ तो बैटिंग हो गई। दूध आपको यहाँ डॉलर की कीमत 80 रुपए, तौसीफ जी और राजीव जी 60 रुपए थी, तब कहते रुपया। तौसीफ, अब डॉलर की बात, अब महंगाई से डॉलर पे शिफ्ट हो गए आप, ये क्या है? बताइए रुपया क्या हो गया? नहीं रुकिए, सुधांशु जी एक सेकंड। आप कितना अन्याय कर रहे हैं। राजीव रंजन जी बैठे हैं, तौसीफ जी बैठे हैं, शुभांकर जी, हर व्यक्ति ढंग से बहस कर रहा है। राजीव जी और तौसीफ, सिर्फ ये भदौरिया जी भड़बड़ा के सबकी डिबेट राजीव जी और तौसीफ जी, राजीव जी और तौसीफ जी, यार हर आदमी के साथ राजीव जी और तौसीफ जी, देखिए एक सेकंड, राजीव जी और तौसीफ जी, जनवरी 23, 2014 की एक रिपोर्ट बता रहा हूं, जिसमें कहा गया था कि जब तृणमूल की सरकार आई उसके बाद बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की संख्या जो है वो 5 गुनी बढ़ गई थी। उस सबको मैं अब छोड़ना चाहता हूं। मुझे चिंता है राष्ट्रीय सुरक्षा की। आप बीएसएफ के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप कलकत्ता हाईकोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसीज के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते जो आपके झूठ को पकड़ता है। मुझे सीधे से बोलिए कि आपके बंगाल के अंदर एक पुलिस की रिवॉल्वर, जब वापस से मुद्दे पे आऊंगा, कैसे कोई एक शेख शाहजहां जो तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति था उसके करीबी के वहां से कैसे मिली, ये मुझे बताइए। और एक आरडीएक्स कैसे मिले, मुझे ये बताइए प्लीज, मुझे सीधे से बताइए। तौसीफ पहले आप आएंगे 1 मिनट, और फिर राजीव जी आएंगे, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास शुभांकर। तौसीफ सीधे सवाल का जवाब दीजिए। और वो जो इकरा की फैक्ट्री की बात कर रहे थे वो भी इलीगल थी, उसके पास लाइसेंस नहीं था। हाँ बोलिए। हाँ, वो फायर क्रैकर फैक्ट्री इलीगल थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद में भी बम फटा था। बोलिए। हाँ बोलिए। इस पे सरकार ने, इसके बाद सरकार ने उचित कदम उठाए। उसके बाद मुर्शिदाबाद में बम फट गया था। देखिए, आपके सवाल का जवाब पहले ही मैं दे चुका था। मैंने जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि अभी प्रश्न चिन्ह जो है वो सीबीआई पे है, वो नेशनल एजेंसीज पे है, क्योंकि एक घर जो महीनों भर से भी ज़्यादा बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है, जो ये खुद कह रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, वहाँ ये सीबीआई या ये बॉम्ब की टीम जाती है चोरी चुपके, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए, लोकल पुलिस को बिना बोले, लोकल बॉम्ब स्क्वाड को बिना बुलाए ये जाती है और दिखाती है कि भाई हमने यहाँ से ये हथियार बरामद किए। तो ये हथियार आप नहीं लेकर के आए, ये यहीं से मिला। इस सवाल का जवाब सीबीआई को, बॉम्ब स्क्वाड को देना होगा, नेशनल एजेंसीज को देना होगा।
जो जिस सवाल का जवाब जिसका प्रधान हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस सवाल का जवाब मांगा है। और अभी इलेक्शन कमीशन है, आप ये कह नहीं सकते कि भाई पुलिस की जो है सारी बागडोर जो है ममता बनर्जी के हाथ में है। अब मैं राजीव जी के पास आना चाहता हूँ। दूसरी बात, बोलिए। अगर दूसरी बात चोर और पुलिस, एक मिनट, दूसरी बात यह है कि चोर और पुलिस में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि प्रोटोकॉल्स होते हैं पुलिस के लिए और प्रोटोकॉल्स चोर के लिए नहीं होते। मैं समझ गया आपके दर्द में रिट जुरिसडिक्शन इन्वोक किया जाता है इसी बेसिस पे कि भाई सीबीआई ने प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया। क्या फेक एनकाउंटर नहीं होते हैं? क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है? क्या हथियार डाल करके किसी को फंसाया नहीं जाता है? बिल्कुल फंसाया जाता है। फेक एनकाउंटर इस देश में होता है, हथियार वहां पे दे करके लोगों को फंसाया जाता है, बिल्कुल होता है। और इसलिए यह सवाल खड़ा है बीजेपी पे, बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है। ऐसे बचकाने दलील को दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, अगर ये फॉलो समाधान नहीं हो सकता है, आप लगातार बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या जवाब देगा? राजीव जी और शुभांकर को लाइए। राजीव जी और शुभांकर, तौसीफ जी आपने अपनी बात रख दी। ये आर्ग्यूमेंट ये राजीव जी कि ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए मेरी बात, राजीव जी ये कह रहे हैं कि भाई सीबीआई ने एनएसजी के साथ इतने सारे हथियार पकड़ कैसे लिए, इस बात की इनको दर्द है, इस बात का इनको दर्द है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पकड़े तो तृणमूल कांग्रेस कैसे बचा रही है? कोई चोर की चोरी पकड़ेगा तो चोर के बचाव में अगर कोई आएगा तो जनता के मन में तो यही सवाल आएगा कि भैया वो भी उस चोरी के अंदर इन्वॉल्व था ना। देखिए, बंगाल पुलिस के अधिकारियों पर टीएमसी का लगातार दबाव है और वैसी स्थिति में प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे संगीन मामले में अगर आप विश्वास में लेने का काम करेंगे तो अपराधियों को इसकी सूचना पूर्व में मिल सकती है और पूरा ऑपरेशन विफल हो सकता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर अगर एनएसजी वहां है और सीबीआई ने वहां अगर इन्वेस्टिगेशन करने, वहां रेड करने का फैसला किया तो निसंदेह बंगाल की सरकार को दो चीजों पर बहुत ही कैटेगोरिकल उनको कहना चाहिए। अगर पुलिस की रिवॉल्वर चोरी हुई है तो उन्हें अपने अधिकारियों से उनके के जरिए ये पता करने की जरूरत है कि ये उनके पास किस अधिकारी की चोरी हुई और कहां। शुभांकर जी बताइए, जवाब दीजिए। बंगाल पुलिस जवाब कब देगी? आरडीएक्स जैसा मसला। जी शुभांकर जी आ रहे, शुभांकर जी इसलिए इस पर तौफीक खान जो भी बोल रहे हैं, शुभांकर जी आ रहे थे, सुधांशु जी के पास क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। किसी के ऊपर बोलना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए हाँ बोलिए शुभांकर जी, बोलिए क्विक। मैं किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा बोलिए राजीव जी अपनी बात पूरी कर लें। हो गई उनकी बात हो गई, शुभांकर जी बोलिए। मुझे बड़ा मजा आता है जब राजीव जी जैसे लोगों से मैं बात सुनता हूं तो मुझे याद आ जाता है, इन्हीं के नेता थे नीरज कुमार जी। उन्होंने बाकायदा अपने पटना के उनके कार्यालय था, ये उन्होंने हमारे साथ एक उसमें पैनल में बैठे तो उसमें उन्होंने बड़ा चिल्ला के कहा था कि उसमें उन्होंने हवन करवाया था कि भाजपा को अगर बिहार से मतलब दूर रखा जाए तभी जो है अराजकता बिहार में फैलने से रुकेगा। ये इनके नेता ने किया था। और दूसरी बात, ये भूल रहे हैं टाइम पर जब वहाँ पे कलकत्ता पुलिस, जब हमारे वहाँ पे जो कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनके ऊपर काफी आलोचना लगी कि भाई वो टीएमसी के थे, तो उनके ऊपर जब लगी थी तो सबसे पहले नीतीश कुमार उस पर से सामने आए थे कि भाई पुलिस स्टेट का मामला होता है, सेंट्रल उस पर सुधांशु जी लास्ट क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मैं सुन ले शुभांकर जी, मैं इसके बीच में नहीं पढ़ूंगा, जैसा उनको ठीक लगे। सुधांशु जी लास्ट 1 मिनट क्लोजिंग। सुधांशु जी देखिए, इनका ये कहना वो चोर। ठीक है, सुधांशु जी और शुभांकर जी को देखा। सुधांशु जी क्विकली, सुधांशु जी ठीक है। राजीव जी हो गया, समय में पास कम है। सुधांशु जी लास्ट 1 मिनट। देखिए, तौफीक साहब ने जो ये बात कहने का प्रयास किया चोर और पुलिस, तो पहले तो मैं टेक्निकल बता देना चाहता हूं। नॉर्मल सर्च के प्रोटोकॉल नॉर्मल होते हैं, स्पेशल ऑपरेशन के प्रोटोकॉल स्पेशल होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमारा सबसे एलीट फोर्स है जो आतंकवाद के गंभीर से गंभीर विषयों के ऊपर कार्रवाई करता है। और यह प्रोटोकॉल की बचाव जानते कैसा है प्रदीप भंडारी जी? जब ओसामा बिन लादेन को जाकर अमेरिकन फोर्सेस ने एलिमिनेट किया था तो पाकिस्तान ने यही कहा था कि हमारी ओसामा बिन लादेन आ गए, क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो उनके फौज के इलाके में ही महफूज बैठा था। बस जैसा उनका प्रोटोकॉल का दर्द था वैसा ही प्रोटोकॉल मेरे पास। इसी बात पे सुधांशु जी, मैं समय इतना ही था। सुधांशु जी, अनुराग जी, शुभांकर जी, तौसीफ जी और राजीव रंजन जी। दोस्तों, मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, इतनी घबराहट क्यों है बंगाल के अंदर?
क्या इसीलिए दोस्तों कि आतंक की फैक्ट्री का ट्रेलर एक्सपोज हो गया है और अब ये ट्रेलर के बाद अलग अलग जगह ऐसे ही कुछ शेख शाहजहां जो आतंक की फैक्ट्री बंगाल के अंदर चला रहे हैं, उन सबको अब केंद्रीय एजेंसीज पकड़ने वाली। जरा सोचिए दोस्तों, कोई नॉर्मल टुटपुंजे गुंडे के पास इतनी सारी वेपन्स होंगी और बंगाल के अंदर पहली बार आतंक की बात नहीं हुई है। बंगाल चुनाव 2021 को उठा के देख लीजिए किस तरीके से वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था वहां रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है और सीबीआई ऑर्डर करी थी और ये सीबीआई जांच हो रही है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर करी है। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।